जस्ट इमेजिन हम लोग स्पेस में हैं और स्पेस में आपको पता है वहाँ हवा नहीं होती है, ओनली वैक्यूम। और आपको मुझे अगर कोई सिग्नल पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे? बिकॉज साउंड ट्रेवल्स इन मीडियम, और अगर स्पेस में मीडियम ही नहीं है तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगा? आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं इन द स्पेस। तो आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स साथ में कैसे चलते हैं, जिससे रेडियो, टीवी, वाईफाई, मोबाइल सिग्नल्स ये सब हम तक कैसे पहुंचते हैं। आपकी सनलाइट आपकी आंखों तक कैसे आती है, एक्सरे बॉडी के अंदर कैसे देख लेती है, माइक्रोवेव्स कैसे गर्म कर देते हैं, गामा रेज यूनिवर्स की सबसे डेंजरस सीक्रेट कैसे बनती है, ये सब हम देखने वाले हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, थ्योरी सा पार्ट है। 2-3 आपको बातें याद करनी होंगी और पूरा चैप्टर बिल्कुल बोर्ड्स के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे। चलिए वन शॉट के अंदर आज हम EM वेव पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाम है LVDD, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। देखिए, तो शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो होते हैं आपके लाइट वेव्स, और लाइट वेव जो होते हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं, नॉन मैकेनिकल होते हैं और वैक्यूम में चल सकते हैं। देखिए, अगर आप साउंड वेव भेजेंगे वैक्यूम में, अंतरिक्ष में जहाँ वैक्यूम होता है, वहां पर साउंड वेव काम नहीं करेगी, क्योंकि साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन आपको अगर अंतरिक्ष में बात करना है तो आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू लोगों से आपस में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपके वैक्यूम में, यहाँ बेसिकली मैटर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। फिर जो साउंड होता है, अगर आप साउंड को देखेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ऊपर से मैकेनिकल वेव होता है, इसलिए इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप साउंड नहीं, अंतरिक्ष में जब आप वैक्यूम वाली जगह पे, वहां पर आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सुनाई देगी, क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये नॉर्मली वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज कैसे हुई? तो सबसे पहले हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो मैक्सवेल ने बताया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की कोई चीज भी होती है। फिर हर्ट्ज ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे निकाली जाती है। फिर आए J.C. बोस, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटे वेवलेंथ के लिए कैसे निकाली जाती है। और फिर आते हैं मार्कोनी, जिन्होंने एंटेना के थ्रू EMW यानी EM वेव्स जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करवाया। तो ये हो गई हिस्ट्री ऑफ EM वेव। अगर आप कंसेप्ट समझिए, क्या होता है आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज होती है तब होती है आपकी EMF की प्रोडक्शन। ये बताया आपके फेराडेज लॉ के कारण। तो फेराडे लॉ ने बताया कि आपके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपका EMF प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और EMF क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला जानते होंगे तो -D यानी डेल्टा, यहाँ पर ये वाला जो साइन है वो किसका साइन है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का साइन है, डिवाइडेड बाय डेल्टा T होता है। अब यहाँ पर EMF और है क्या, ये EMF बेसिकली V है, यानी आपका वोल्टेज है। तो V इज इक्वल टू -D बाई वही सेम फॉर्मूला आप लिखने वाले हैं। और यहाँ V क्या होता है आपका, अगर आप जानते होंगे तो E इज इक्वल टू -D बाई DR होता है ना। तो अगर आप इसको क्या लिखेंगे, D को डिफरेंशिएशन है उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन में E.DR आता है इज इक्वल टू V आएगा। तो V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, इस V को क्या लिख सकते हैं, E का यहाँ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आपका DR का वेक्टर हो जाएगा, और वही सेम चीज आप लिख लेंगे। तो यहाँ आपको जहां भी अब B देखने को मिले, B क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे क्या पता चला कि आपके जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है, यानी आपके मैग्नेटिक फ्लक्स का यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज होता है, उससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। और क्योंकि आपका नेचर सिमेट्री में है, यानी नेचर को सिमेट्री पसंद है, इसीलिए यहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है B को, यानी आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को। नहीं समझ आ रहा है, फिर से समझाती हूँ। देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक, एक बार फिर से रिपीट करूंगी तो फिर समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, यानी मैग्नेटिक जो आपका फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका EMF यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से समझिए, आपका B यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और नेचर को क्योंकि सिमेट्री पसंद है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और यही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस वाले पूरे पेज से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक ओवरव्यू
व्यू समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जब चेंज होगा तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? इसके लिए एक्सपेरिमेंट है भाई, एक्सपेरिमेंट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, जिसको क्या लिखते हैं, ID से लिखते हैं। तो ये किन्होंने बताया, मैक्सवेल ने बताया। इन्होंने क्या देखा ना, इन्होंने इस तरीके से एक सर्किट बनाया जहां पर यहाँ पर ये कंडक्शन वायर्स वगैरह लगा रखे हैं, वोल्टेज लगा रखा है, और यहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा रखा है, ठीक है। ये क्या है, आपका ओपन सर्क्यूट है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये तो ओपन सर्क्यूट है। यहाँ क्या देखा गया ना कि आपका करंट कंटिन्यूटी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये ओपन सर्क्यूट है, फिर भी इसमें करंट पास कर रहा है, और यहाँ तक कि मैग्नेटिक फील्ड भी इन प्लेट्स के अराउंड देखी गई कि मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या है, ये जो करंट इसके अंदर पास हो रहा है ना, इसका नाम है कंडक्शन करंट, जिसको IC से डिनोट करते हैं। तो जब IC बढ़ा तो Q ऑन कैपेसिटर बढ़ा। फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या देखा गया कि यह क्या है, आपका पूरा का पूरा बिल्कुल ओपन सर्क्यूट है, लेकिन इसमें इनको साइंटिस्ट लोग जब खोज कर रहे थे तो उनको दिखा कि इसके अंदर भी करंट चल रहा है, और इसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेंस हुई। तो क्या बोला गया ना कि जो आपका IC यानी कि कंडक्शन करंट जो है वो बढ़ा। तो क्या देखा गया कि जब करंट बढ़ रहा है ना, तो ये जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स के ऊपर के चार्ज भी, ये जो Q चार्ज है ना, वो भी बढ़ रहा है, और E प्रोड्यूस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्रोड्यूस होती है। तो क्या देखा गया कि यहाँ Q बढ़ा, इन प्लेट्स पे चार्ज बढ़े, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोडक्शन हुई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब प्रोडक्शन देखी गई ना, तो पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है। फिर एक आता है आपका ट्रांजिएंट स्टेट। अब ये प्रोसेस तो आपने देख लिया, मगर ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हमेशा नहीं चलते रहता है। जब तक ये बैटरी लगी रहेगी ना, तब तक ही चलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, कि ये जो कैपेसिटर है ना, तब तक ही चार्ज होगा जब तक यहाँ पर आपका वोल्टेज लगा हुआ है। अगर वोल्टेज यहाँ नहीं, यानी कि आपका बैटरी यहाँ नहीं लगा रहता, तो ये सब कुछ भी खेल नहीं होता। और क्या देखा गया कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, यानी इस बैटरी से ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, तो आपका जो करंट, कंडक्शन करंट है, वो रुक गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि आपका ये जो Q है वो मैक्सिमम चार्ज हो गया, आपके प्लेट्स जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो गए, Q मैक्स हो गया, E मैक्स हो गया, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्स हो गया, और B जीरो हो गया, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो था, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया ना, उसी से तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इससे ये प्रूफ हो चुका है। फिर आते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ के ऊपर, जहां एम्पियर लॉ क्या बोलता है कि यहाँ एम्पियर लॉ का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या है, आपका I इनक्लोज्ड क्या है, I जो इस सर्क्यूट के अंदर I इनक्लोज्ड क्या है, एक तो है आपका IC क्या है आपका, जो यहाँ कंडक्शन हो रही है, और एक ID है जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया था इसमें, ठीक है। तो क्या देखा गया कि अगर आप एम्पियर लॉ में यहाँ पर IC और ID, I इनक्लोज्ड में IC और ID डालेंगे ना, तो ये एक नया फॉर्मूला बन जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अनुसार क्या बोला गया है कि यहाँ पर गॉस लॉ के अनुसार Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह ये सब आपको पढ़ना रहता है, चैप्टर 1-2 में पढ़ना रहता है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। बस अभी के लिए इतना समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पर इस फॉर्मूला से, गॉस लॉ से निकल के आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर है, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप Q को यहाँ रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी। उसके बाद अब I का क्या वैल्यू होता है, dQ बाई dt होता है। अब Q की जगह ये वाली वैल्यू पुट करके देखिए, तो d एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई dt, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दीजिए और d और इसको साथ में करके d इलेक्ट्रिक पल्स, यानी वो है आपका ID, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब ये वाले फॉर्मूला को ना इस वाले सिचुएशन में आपको रखना है, कुछ नहीं है, ये वाला आपने सेम लिख दिया, ये आपने सेम लिख दिया, और जो IC और ID है, IC वही रखा, ID की अभी आपने वैल्यू निकाली है तो वो रख दिया। तो इससे अब क्या पता चला, ये आपका न्यू फॉर्मूला निकला, और इस फॉर्मूला से पता चल गया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो भी आपका B प्रोड्यूस होगा, यानी आपका जो ये वाला कंक्लूजन यहाँ से भी निकला, और इस आप अगर फॉर्मूला से देखेंगे तो वहाँ से भी निकलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर अगर चेंज करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो है, उसमें चेंज आएगा, तो आपका यहाँ B यानी आपका ये प्रोड्यूस हो रहा है, व्हाट इज दिस, B
इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पर मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, यानी अब बोला कि भाई अब तुमने जो भी गॉस ने जो दिए थे, फैराडे ने जो दिए थे, एम्पियर जो थे, उन्होंने जो भी आपके इक्वेशंस दिए थे ना, अब मैक्सवेल ने बोला अब मैंने खोज कर चुका हूँ, मैं ये सब खोज कर चुका है, अब मैं न्यू इक्वेशन देता हूँ। तो ये आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है ये टेबल, ये क्या है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ, एम्पियर, मैक्सवेल लॉ, इन सबको किसने चेंज किया, मैक्सवेल ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इन फॉर्मूलाज में डाल के दिखाया कि देखो भाई मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो मैक्सवेल ने इक्वेशन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। सबसे पहले जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसको क्या बोला गया, दैट इज ये जो सरफेस इंटीग्रल है, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पर जो है सरफेस इंटीग्रल कुछ इस तरीके से है, और ये फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला साइन है, स्ट्रेट और टेढ़ी मेरी लाइन में डिफरेंस समझिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट वाला, ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली ये है, दैट इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। देन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जो था उसमें इन्होंने बताया दैट इज जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी, तो इसमें बी है, बी डॉट डेल्टा, यहाँ वेक्टर है वो 0 के बराबर है, बिकॉज यहाँ मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि मैग्नेट में कभी भी साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, जहाँ से चीज़ें शुरू होती है वहाँ जाके गोल घूम के वहीं आ जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर आप क्या होगा, यहाँ पर आपका 0 यहाँ पर निकलता है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। फिर आता है फैराडे लॉ ऑफ EMI, इन्होंने क्या बताया कि E जो है डॉट DR जो है वो EC के बराबर है, और फिर माइनस D जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय DT है, तो इससे भी यही पता चला कि डेल्टा B जो होता है वो E को प्रोड्यूस करता है। देन एम्पियर का मैक्सवेल लॉ जो था वो भी इन्होंने यहाँ पर तो अभी बताया ही है, दैट इज ये वाला जो लॉ है IC वाला, ये वाला लॉ इन्होंने बताया, जहाँ पर जिससे भी प्रूव हो रहा था डेल्टा E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज करने से आपका बी प्रोड्यूस हो रहा है। फिर एक यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे ना तो एक टेबल आपकी एनसीईआरटी देती है, यही सारे फॉर्मूलेस की टेबल देती है, जहाँ पर ये जो फैराडे लॉ ऑफ EMI है, फैराडे लॉ को इसने चेंज किया, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म वगैरह बताया, और यहाँ पर एक लॉरेंस फोर्स होता है उसका भी बताया गया। क्या है, तो क्या बोला गया कि जो लॉरेंस फोर्स होता है, फोर्स एंड ये L क्या है, लॉरेंस फोर्स है, जो ये इक्वल होता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के वेक्टर के। आप इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे लिखेंगे, QE लिखेंगे, और जो मैग्नेटिक होता है उसको क्या लिखते हैं, QV क्रॉस B लिखते हैं। ये मैग्नेटिक वाले चैप्टर में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर जब आप Q को कॉमन लेंगे तो जो लॉरेंस फोर्स होता है, फिर फाइनल आपको ये निकल के आएगा E प्लस में V क्रॉस B आपका निकल के आता है। तो ये हो गया मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम के बारे में। अब यहाँ पर आपके EM वेव के सोर्सेस क्या है, कहाँ से भाई EM वेव आ रहा है। तो अगर आप किसी स्टेशनरी चार्ज को देखेंगे, यानी चार्ज रुका हुआ है, तो उसमें बस और बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। वही अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होती है। और अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेरिएबल होती है, यानी आगे पीछे होती है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन चल रही है, जिससे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को जन्म देती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन कराती है, इसीलिए आपका EM वेव प्रोड्यूस होता है। तो EM वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होता है तब प्रोड्यूस होता है। डेल्टा B E का प्रोडक्शन कराती है, डेल्टा E B का प्रोडक्शन कराती है। तो यही होता है भाई, इलेक्ट्रिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कराती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन कराती है, आपस में प्रोड्यूस होते जाते हैं, लेकिन किसके एक्सपेंस पे, एनर्जी की जरूरत होती है। और वही एनर्जी तो फिर आप जो अपना भरते हैं भाई बिजली का बिल, वही तो है। ये क्यों आती है, बिकॉज ये जो होती है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होती है, इसके अंदर आपकी एनर्जी भी खपत होती है, और वही एनर्जी खपत का आप बिजली का बिल भरते हैं। अब देखना भाई, यहाँ पर ना एक मैं आपको बेसिक क्लास 11th का मैं बेसिक बताना चाहती हूँ। क्लास 11th में ये आपको पढ़ना रहता है वेव वाले चैप्टर्स में। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपके एक जनरल इक्वेशन देखा गया, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन, फिर आता है आपका ओमेगा t माइनस का kx, यहाँ माइनस की जगह अगर प्लस लगा रहता है, तो दोनों का मैं बता रही हूँ, ये है आपका जनरल इक्वेशन। ओके, नाउ इसमें जो आपका ये होता है दैट इज प्लस और माइनस, ये क्या इंडिकेट करता है, प्लस और माइनस इंडिकेट करता है आपके वेव की डायरेक्शन। अगर माइनस है तो वेव की डायरेक्शन इस तरफ है, और अगर प्लस है तो वेव की डायरेक्शन इस तरफ है, उल्टी रहेगी, है ना। नाउ इसका जो y होता है, ये क्या बता रहा है कि आपका ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ये y एक्सिस में हो रहा है। अगर यहाँ z लिखा रहता तो क्या होता, आपका ऑसिलेशन z एक्सिस में हो रहा होता। नाउ a क्या है आपका एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है जो सबसे हाईएस्ट पीक, मान लीजिए अगर आप सिर्फ इस वाले ग्राफ की देखेंगे तो इस वाले ग्राफ की जो हाईएस्ट पीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड होता है आपका a, एंड देन साइन है, एंड देन यहाँ पर ओमेगा t लिखा है। ओमेगा t क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई t होता है, और 1 बाई t को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज न्यू से डिनोट करते हैं उसको, इसलिए आपका ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू भी
कहा जाता है। उसके बाद आपका ये जो x होता है ये बताता है कि वेव की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि ये y क्या है, सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी अगर यहाँ y लिखा है तो यहाँ कभी y सेम नहीं हो सकता है। अगर ये y है तो ये x होगा, मतलब अलग होगा, सेम नहीं होने वाला है। और ये जो होता है ये वेव की डायरेक्शन दिखाता है कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है। ये y दिखाता है कि ऑसिलेशन कौन से डायरेक्शन में हो रही है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर इसी ग्राफ से एग्जांपल देती हूँ, यहाँ ऑसिलेशन देखिए y एक्सिस पे हो रही है। देखिए फिर से मैं एक बार यहाँ ऐसे बताती हूँ, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका -y, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रही है। लेकिन डायरेक्शन क्या है वेव की? डायरेक्शन तो वेव ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी x की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो वेव की डायरेक्शन x है, ऑसिलेशन यहाँ y एक्सिस पे हो रही है। समझ आ गया ना? अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपके ये k क्या है भाई, ये k बता दीजिए, इसमें भी k लिखा हुआ है। k होता है आपका एंगुलर वेव नंबर, जो कि क्लास 11th में आप पढ़ते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, 2π/λ इतना याद रख लीजिए। और लैम्डा क्या होता है आपका वेवलेंथ होता है, बस इतना याद रख लीजिए। नाउ ये हो गया आपका थोड़ा सा बेसिक, मैंने बिल्डअप कर दिया है। नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि वेव की स्पीड दैट इज v क्या होती है, तो वो होती है आपकी लैम्डा न्यू। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या होता है? आपका वेवलेंथ। दिस इज द वेव स्पीड। चलिए एक बार मैं आपको ये EM वेव पढ़ाती हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। नाउ यहाँ पर जो EM वेव होता है, EM वेव में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि EM वेव में आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो दोनों ही ऑसिलेट कर रही होती है, कंटेनिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ है आपका x एक्सिस, यहाँ है आपका y एक्सिस, यहाँ है आपका z एक्सिस। 3D में इमेजिन करेंगे तो समझ आ जाएगा। और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाले जो ग्राफ्स हैं, ये किसके ग्राफ है? आपके E के ग्राफ है, दैट इज आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ है। और रेड वाले जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ है। आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। ओके, नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए EM वेव जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड कितना है, तो कुछ नहीं करना है भाई, E इज इक्वल टू VB होता है। B क्या है यहाँ, V क्या है, E क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर से बता देती हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया आपका मैग्नेटिक, ये हो गया आपका VV क्या है? स्पीड है। इसीलिए आपका स्पीड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, E/B कर देना है, इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक कर देंगे तो आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। अगर अब आप यहाँ ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों इलेक्ट्रिक और जो आपका मैग्नेटिक है फील्ड है वो दोनों ही सेम फेज पे ऑसिलेट कर रहे हैं। सेम फेज इन द सेंस, जब यहाँ पर ये वाला आपका जो कलर बदल के बताती हूँ, कलर में आप देखिए ये वाला जब पीक मार रहा है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब पीक आ रहा है तभी आपके मैग्नेटिक फील्ड का भी यहाँ पीक आ रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर एट दिस पॉइंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ने पीक मारी, तो एट द सेम पॉइंट आपके मैग्नेटिक फील्ड ने भी पीक मारी है। यानी दोनों का जो फेज है वो आपका सेम फेज पे चल रहा है। तभी तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पीक मार रहा है उसी सेम टाइम पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी पीक मार रहा है। कहीं भी आप देख लीजिए, इस वाले में भी देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पे देखेंगे, तो आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल उसी पे है, यानी सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि बताइए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, यानी प्रोपोगेट कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है भाई, आप खुद ध्यान से देखेंगे तो E×B अगर आप करेंगे ना तो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मिल जाएगा। E×B कैसे करेंगे? E के डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को खोलेंगे एंड B के डायरेक्शन में आप उसे क्लोज कर देंगे, तो जो थंब होती है वो आपको बताती है कौन सी डायरेक्शन में चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो अब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा ये इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकल के आपका आ जाएगा। अब वेव इक्वेशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, उसी वेव इक्वेशन का भी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। वेव इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx। अब ये मत पूछने बैठ जाइएगा कि अब a क्या है, या साइन क्या है, y क्या है, x क्या है, ये मैंने पीछे अभी तो बताया है भाई यहाँ पर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के लिए ऐसा इक्वेशन लिखने वाले हैं। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड y यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, आपका y डिनोट करता है ऑसिलेशन अलोंग कौन से एक्सिस में हो रही है। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन कौन से एक्सिस में हो रही है? ऐसे 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 ऑसिलेशन हो रही है, यानी ये कौन से एक्सिस में हो रही है? y एक्सिस में ऑसिलेशन हो रही है, तो EY लिखेंगे। फिर a जो है वो क्या है? आपका एम्पलीट्यूड है, यानी जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, तो इसमें हाईएस्ट पीक पॉइंट क्या है? E0 है आपका हाईएस्ट पीक पॉइंट, तो हाईएस्ट पीक पॉइंट लिख दिया। साइन लिख देंगे, ओमेगा t लिख देंगे और यहाँ पर kx लिखेंगे। और यहाँ माइनस क्यों लग रहा है? बिकॉज मैंने आपको बताया है
माइनस साइन जो होता है वो वेव के ऐसे डायरेक्शन को बताता है और प्लस साइन आपके वेव के ऐसे डायरेक्शन को बताता है। आप देखेंगे कि जो ई है वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन लगता है कि माइनस के एक्स लगेगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है आपके, यानी जेड एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए आपका बी जेड होगा। फिर इसका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो पीक पॉइंट क्या होता है? बी नॉट है आपका पीक पॉइंट, तो पीक पॉइंट लिख दिया, एम्पलीट्यूड एंड देन साइन आपको लगाना है ओमेगा टी और माइनस के एक्स, बिकॉज ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, आई मीन नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ईएम वेव। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी ईएम वेव की, यानी ईएम वेव की कुछ खासियत जानते हैं। सबसे पहले जो ई और बी होते हैं दोनों ही वैरी करते हैं साइनोसॉडियली, यानी साइन जो साइन वाला ग्राफ होता है ना उस तरीके से साइनोसॉडियली वैरी करते हैं। ये सेम ही प्लेस पे मैक्सिमम और सेम ही टाइम पे मैक्सिमम पीक को टच करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे ये पीक पे होगा, ये पीक पे होगा, तो सेम ही ये फेज पे होते हैं। जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, इसमें कोई फेज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ई और जो बी होते हैं वो दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर इन द सेंस आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका ई, ये है आपका जो बी है यानी आपका मैग्नेटिक, ये है आपका इलेक्ट्रिक, दोनों ही आपके 90 डिग्री मूवमेंट करते हैं लेकिन सेम फेज में मूवमेंट करते हैं। अगर मुझे वीडियो मिलेगा तो मैं आपको ऐसे आप देख सकते हैं, विजुअलाइज आपको अच्छे से हो जाएगा। नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है, एक ही डायरेक्शन में ये आगे बढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, आप यहाँ ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे निकालते हैं? ई क्रॉस बी करके आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालेंगे। अब यहाँ पर इसका और क्या खासियत होती है कि इस वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के, यानी कि ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो पाती है। इसलिए जब आप स्पेस वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपका वॉइस नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ईएम वेव की हेल्प से कम्युनिकेशन चलती है। ये फ्री स्पेस में कौन से स्पीड से ट्रैवल करता है? 3 × 10⁸ के स्पीड से, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड किसकी है? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, इसके स्पीड से ये ट्रैवल करता है। एंड ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है व्हाट इज दिस? 1/√, अंडर रूट का म्यू नॉट एंड देन एप्सिलॉन नॉट होता है आपका, सी की वैल्यू आती है। तो ये बताइए ईएम वेव फ्री स्पेस में कौन से कितने की स्पीड से? इतने की स्पीड से ट्रैवल करती है। नाउ यहाँ पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कोई मीडियम दे दी जाए, ये क्या है? फ्री स्पेस, ये क्या आ गया? मीडियम आ गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपकी स्पीड निकल के आएगी वो आती है 1/√, म्यू एंड एप्सिलॉन। यहाँ नॉट लगा हुआ था क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड था ना, इसलिए ये नॉट लगा हुआ है, एंड यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा बिकॉज आपने कोई मीडियम रख दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का देखेंगे ना तो दोनों में से ज़्यादा यूजफुल कौन सा है? बेसिकली जब देखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़्यादा यूजफुल होता है बिकॉज ये प्रोड्यूस करता है ऑप्टिकल इफेक्ट। बिकॉज जो आप चीज़ें देखते हैं ना वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आप देख पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ईएम वेव के होते हैं ये ही ऑप्टिकल इफेक्ट शो करते हैं जिससे आप चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। अब हम बात करते हैं आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। देखिए लाइट जो होता है ना वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, यानी एनर्जी का ही एक रूप होता है, जहां पर आपकी एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और एक होगी आपकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। नाउ यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है दैट इज जो आपका म्यू ई आता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक होती है वो क्या होता है? म्यू बी होता है दैट इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट आता है। नाउ यहाँ पर अगर आप एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव का बस बोलेंगे कि कितना आएगा, तो ईएम वेव का जो आपका एनर्जी डेंसिटी आएगा आप इसको प्लस में इसको करेंगे क्योंकि आपके ईएम वेव में इलेक्ट्रिक भी है मैग्नेटिक भी है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे। तो यही करने वाले हैं हम, इसको भी यहाँ पुट करेंगे, इसको भी यहाँ पुट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ आ जाएगा आपके ईएम वेव का एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों ई और बी में, यानी कि ई और बी को इक्वली आपके एनर्जी मिलता है, इसलिए जो म्यू ई है वो इक्वल होता है आपका म्यू बी के, यानी कि ये वाला ई और बी दोनों इक्वल होता है, यानी जो एनर्जी आपको ई को चाहिए वही आपके बी को चाहिए, सेम एनर्जी ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई भेदभाव नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ म्यू ई क्या है? आपका म्यू ई ये है और म्यू बी ये है, तो वो वाली वैल्यूज आप पुट कर देने वाले हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना भाई, ये 2 से 2 तो कट जाएगा एंड देन जो बचेगा वो यहाँ लिखा हुआ है, एंड देन व्हाट यू विल डू इज आपको बस इधर उधर ले जाना है चीज़ों को। बी जो है वो नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट जो है वो यहाँ चला जाएगा और 1/, ऐसे आ जाएगा। तो फिर आप क्या, तो अगर आप अंडर रूट से सबको डिवाइड कर देंगे ना तो ये 2 कट जाएगा अंडर रूट से करने के बाद, और यहाँ एक अंडर रूट लग जाएगा, जिससे यहाँ अंडर रूट लगने से, अगर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सी की वैल्यू होती है अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गई आपकी E/B वो आती है आपके सी के बराबर, यानी आपके
स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट। तो E/B अगर आप निकालेंगे तो क्या आता है आपका C के बराबर आता है। नाउ बात करते हैं आपकी इंटेंसिटी ऑफ EM वेव के बारे में, यानी EM वेव की कितनी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का अगर मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताऊं ना, तो इंटेंसिटी बराबर होती है आपकी एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू में टाइम के, और इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटेंसिटी ऑफ EM वेव की, यानी आपकी EM वेव की कितनी इंटेंसिटी है, तो वो होती है I = एनर्जी डेंसिटी दैट इज म्यू एंड देन C यानी कि आपके लाइट ऑफ स्पीड के बराबर होती है इनटू में I = μc होती है। जहां म्यू होता है वो क्या होता है E/, में वॉल्यूम होता है, एंड E क्या होगा आपका म्यू इनटू में वॉल्यूम होगा। E को यहाँ छोड़ दीजिए, वॉल्यूम को उधर ले जाइएगा तो साइन चेंज होगा, तो इनटू में वॉल्यूम आपका होगा। तो ये हो गया आपका क्या जनरल इंटेंसिटी क्या होती है आपकी EM वेव की। अगर आप कोई आपसे पूछे कि बताइए इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स, एक किसी पॉइंट सोर्स की कितनी इंटेंसिटी है, तो कुछ नहीं है, I = P/4πr² होती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स। अब यहाँ से जो आपका पार्ट मैं ये वाला पढ़ाने वाली हूँ, आपकी फ्रीक्वेंसी वगैरह का पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही मोस्टली आप देखेंगे एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे वाला छोड़ देंगे, नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है आपका बस लर्निंग पार्ट है। बिकॉज अभी जो मैं आपको ये सब टेबल्स वगैरह बताने वाली हूँ, इसमें आपको लर्निंग पार्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि अब आपको कोई फॉर्मूलाज याद करने की टेंशन नहीं है, कुछ नंबर्स बस आपको याद करने हैं और आपको समझना है भाई ये सब क्या लिखा हुआ है। वैसे तो मैं समझा देती हूँ क्या लिखा हुआ है। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ रहे होंगे, मगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इस वीडियो के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बेस्ट बुक बोलूँ तो सिर्फ मेरी ही नहीं, टॉपर्स की पसंद ओजवाल बुक्स अब आपको मिलने वाला है अप टू 30% के डिस्काउंट के साथ। अगर आप मेरा अभी दीदी 10 कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बुक में क्या क्या आपको मिलने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल मिल जाएंगे जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं आपके एग्जाम्स में। प्रेडिक्टिव ट्रेंड एनालिसिस हो जाता है, ऑन टिप नोट्स भी है, माइंड मैप भी मिल जाएंगे, सॉल्व सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, हाई स्कोरिंग चीट शीट मिलेगी, और प्रैक्टिस पेपर तो मिलने ही वाली है। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उसके लिए भी सेम अभी दीदी 10 यूज करेंगे कोड, तो आपको मिल जाएगा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल, रिवीजन नोट्स, माइंड मैप, ट्रेंड एनालिसिस, सॉल्व, PYQ प्रेडिक्टेड पेपर, सेल्फ असेसमेंट पेपर सब मिल जाने वाला है। तो ओजवाल बुक्स इज बेस्ट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस वीडियो का वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, आज ही ऑर्डर कर ले और 2-3 दिन में घर आ जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर ले। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। सबसे पहले ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जहां पर आप कुछ देखेंगे, मैं खुद ही बताती हूँ, ये छोड़िए। देखिए इसमें क्या है, इसमें होती है आपकी रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड देन गामा रेज होती हैं। ठीक है, इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ वेवलेंथ होती है। इनको किसने डिस्कवर किया वो मैंने लिख रखा है। ये कहाँ से हमें मिलती है, ये सब जो है वो अलग अलग कैसे हमें प्राप्त होती है वो हमने लिख रखा है, और कहाँ यूज होती है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर सबसे पहले है रेडियो, AM वेव्स, टेलीविजन, और जो FM के होते हैं शॉर्ट रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल। विजिबल बस इतने दूर की लाइट ही होती है आपकी, विजिबल यानी जो दिखती है बस इतना ही दूर दिखती है। फिर अल्ट्रावायलेट हो गया, फिर यहाँ पर हो गया एक्सरे, गामा रेज, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, 10⁻23 चली गई, यानी ऐसे जाने पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। और अगर आप वेवलेंथ ही देखिएगा तो -14 से 7 जा रही है, 10⁻7, इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। तो अगर आप ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं गामा रेज तक, तो गामा रेज तक क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और आपकी वेवलेंथ घटती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी अगर आप नीचे से ऊपर जाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मैं बताती हूँ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है सबकी। आप यहाँ देख सकते हैं नंबर्स, और फिर यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है वो नंबर्स लिखे हुए हैं। एंड देन इसको डिस्कवर किसने किया है, रेडियो वेव को मैक्सवेल और हर्ट्ज ने डिस्कवर किया है, माइक्रोवेव को सिर्फ मैक्सवेल ने डिस्कवर किया है, इंफ्रारेड को W हर्शल ने डिस्कवर किया है, एंड विजिबल को आइजैक न्यूटन ने, यूवी को JW रिटर ने, एक्सरे को W रॉन्जन ने, एंड गामा रेज को पाल विलार्ड ने किया है। ये मिलता कहाँ से है, आपका रेडियो वेव जो होता है वो एंटीनाज हो गया, ऑसिलेटर वगैरह से मिलता है। माइक्रोवेव जो होता है वो उस कहाँ से मिलता है, मैग्नेट्रॉन्स हो गए, कॉस्मिक हो गए, उससे मिलता है। आपका जो इंफ्रारेड है वो कहाँ से मिलता है, थर्मल, IR जो LEDs होते हैं ना उससे आपको मिलते हैं इंफ्रारेड रेज। एंड देन विजिबल रेज आपको कहाँ से दिखते हैं, सनलाइट हो गए, लेजर्स वगैरह जो विजिबल होते हैं वो यहीं से दिखते हैं। यूवी रेज कहाँ से आते हैं भाई, सन हो गए, मर्क्यूरी लैम्प्स वगैरह जो होते हैं ना उनमें से आते हैं। एक्स रेज कहाँ से आएंगे भाई, एक्सरे ट्यूब्स से आते हैं। और गामा रेज कहाँ से आते हैं, जो न्यूक्लियर कॉस्मिक वगैरह चीजें होती है ना उसमें से आपको गामा रेज की प्राप्ति होती
होती है। अब ये यूज कहाँ होते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ है, तो रेडियो वेव्स जो होते हैं वो रेडियो, टीवी, वाईफाई, मोबाइल्स वगैरह में यूज होते हैं। माइक्रोवेव वाले रेज कहाँ यूज होते हैं, माइक्रोवेव जो अवन्स होते हैं, रडार वगैरह में यूज होते हैं। इन्फ्रेड रेज कहाँ यूज होते हैं, नाइट विजन, हीटिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं। जो विजिबल रेज होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, आपके जो विजन का हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, अगर कोई इल्यूमिनेशन करना रहता है तो यूज होते हैं। नाउ यूवी रेज का क्या यूज होता है, यहाँ पर स्टरलाइजेशन हो गया, फोरेंसिक्स वगैरह में ये यूज होता है। एक्सरे का क्या है, मेडिकल इमेजिंग करने के लिए, किसी सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी जो जांच होती है आपकी वो भी क्या होती है, एक्सरे के कारण ही होती है। गामा रे का क्या है, गामा रे में आपका कैंसर थेरेपी में यूज होता है, कैंसर ठीक करने में, एस्ट्रोनॉमी वगैरह में आपको गामा रे का यूज देखने को मिलेगा। ये आपकी एनसीईआरटी टेबल देती है, ये वेवलेंथ की टेबल है। तो एक बार मैं इसका प्रोडक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें, जहां पर आपका जो रेडियो वेव्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब रैपिड एसोलरेशन और डी एसोलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरियल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स की जल्दी से एसेलरेट करा देते हैं, डी एसेलरेट करा देते हैं, तब रेडियो वेव्स की प्रोडक्शन होती है। और ये कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं, रिसीवर एरियल्स के थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं। माइक्रोवेव में क्या होता है, इसमें होती है क्लाइस्ट्रॉन वॉल्व या फिर मैग्नेट्रॉन वॉल्व वगैरह होती है, इनसे होती है। और डिटेक्ट कैसे किए जाते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स के थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं। इन्फ्रेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स वगैरह से प्रोडक्शन होती है। एंड डिटेक्ट कैसे होते हैं, थर्मोपाइल्स हो गए, बोलोमीटर हो गए, इन्फ्रेड जो फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह होती है उनसे डिटेक्ट की जाती है। लाइट जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एमिट करते हैं लाइट, और ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं ना, जैसे ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है, ये वाले से कूद के इस वाले एनर्जी लेवल पे गए, यानी अपनी एनर्जी को कहीं निकाल के गए होंगे। वो जो निकालते हैं ना अपनी एनर्जी, वही होती है आपकी एमिटेड लाइट, जो कि आपको दिखती है। द आई हो गया, फोटोसेल्स हो गया, फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह में यहाँ डिटेक्शन होती है इसकी। फिर अल्ट्रावायलेट की अगर आप बात करेंगे तो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के अंदर, वो मूव करते हैं एक एनर्जी लेवल से जब दूसरे लोअर एनर्जी लेवल तक, जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब अल्ट्रावायलेट रेज की फॉर्मेशन होती है, जो कि कहाँ आपको देखे जाएंगे, फोटोसेल्स से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे ट्यूब्स हो गए या फिर इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके कारण ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सरेज, और इन एक्सरेज को आप फोटोग्राफिक फिल्म हो गया, गाइगर ट्यूब्स हो गए, एंड देन आयोनाइजेशन चैम्बर्स वगैरह में डिटेक्ट कर सकते हैं। गामा रेज क्या है, यहाँ पर होती है रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस की रेडियो एक्टिव डीके होती है ना, तब गामा रेज की प्रोडक्शन होती है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है आपको ये सब याद करना है। तो आपको क्या याद करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका जो वेवलेंथ है ना ये है मीटर में, और यहाँ आपकी बुक जो दे रखी है वो नैनोमीटर में दे रखी है। तो आपको जो पसंद आए, नैनोमीटर वाला पसंद आए या मीटर वाला पसंद आपको ईजी लग रहा है याद करने में, तो आप वो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डिस्कवरर तो आपको याद करना ही करना है। फ्रीक्वेंसी थोड़ा दिमाग में रखिएगा, बिकॉज हाँ ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। कुछ नहीं है भाई, ये बस ये कितने हैं, सात रेज के आपको बस फ्रीक्वेंसीज याद करनी, कुछ ट्रिक से याद कर लीजिए। सोर्स ये कहाँ से आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको इनकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है ये भी जानना जरूरी है। अगर आपसे पूछ दिया गया बताइए एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से क्या बनता है, इंफ्रारेड वेव्स बनते हैं। इस तरीके से आपको प्रोडक्शन भी याद करना है और कैसे डिटेक्ट करते हैं ये भी याद करना है भाई। याद करने वाली चीज है भाई, सारे वेव्स है ना सबको इंडिविजुअली आपको पढ़ाती है, तो वो भी मैं आपको एक बार रीड करा देती हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी बुक लिखती है ना वो भी बता देती हूँ, और बस फिर आपको याद करना रहेगा। और इस वाले याद वाले पोर्शन से कितने सारे एग्जाम्स में आपके सीयूईटी हो गया, एनडीए वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चंस, बोर्ड्स में तो पूछते ही है भाई। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके रेडियो वेव की। रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, जब मोशन ऑफ चार्ज होता है कंडक्टिंग वायर्स के अंदर, तब आपका रेडियो वेव्स का प्रोडक्शन होती है। रेडियोज में यूज होती है, टेलीविजन कम्युनिकेशन वगैरह में यूज होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मॉडरेशन बैंड होता है, इसमें एक एम्पलीट्यूड को मॉडरेट करने के लिए वो कितना होता है, 530 किलोहर्ट्ज से लेकर 1710 किलोहर्ट्ज तक होता है। यहाँ अगर हायर फ्रीक्वेंसीज कितने तक की, 54 मेगाहर्ट्ज यूज होती है शॉर्ट वेव बैंड्स के लिए। जो टीवी वेव्स होती है वो कितनी होती है, टीवी वेव्स होती है 34 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। और जो एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जो रेडियो बैंड होता है ना, ये कहाँ से होता है आपका, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। जो आपका सेलुलर फोन्स होता है उनमें जो रेडियो वेव्स यूज होते हैं ना, जिससे आपका वॉइस का कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है, वो होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF बैंड के थ्रू होती है। एंड ये वेव्स जो होती है ना वो कैसे ट्रांसमिट वगैरह होते हैं, वो हम लोग ज्यादा आपके 15th वाले जो चैप्टर रहेगा उसमें पढ़ेंगे। तो बस आपके रेडियो वेव के बारे में इतना ही गिवन है।
नाउ आपका ये माइक्रोवेव क्या होता है, जो आपका माइक्रोवेव अवन है ना, इसी माइक्रोवेव के कारण ही ये चलता है। माइक्रोवेव क्या है, ये एक शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव होती है जिनमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये गीगाहर्ट्ज के रेंज में होती है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, तो कुछ स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स जिसको काइलस्ट्रॉन्स कहते हैं, मैग्नेट्रॉन्स या फिर गन डायोड्स जो होती है ना, उनसे ये प्रोड्यूस होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी की रीडिंग दिलवा रही हूँ। इसमें क्या होता है, इनमें होती है शॉर्ट वेवलेंथ और इसीलिए ये किस लिए सूटेबल होती है, रडार सिस्टम्स में यूज होती है इन माइक्रोवेव्स का। ये जो वेव्स होती हैं ये रडार्स में यूज होती है, एयर ट्रैफिक नेविगेशंस में यूज होती है, और ये बेसिस होती है आपके स्पीड गन यूज टू टाइम फास्ट बॉल्स हो गए, टेनिस सर्व्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स। ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में जब कोई बॉल मारता है तो बॉल की स्पीड बता देते हैं कि इतनी की स्पीड से ये बॉल जा रही है। कैसे बताते हैं, वो थोड़ी बॉल की स्पीड एक्चुअल में गिनते नहीं, इन्हीं रेज के थ्रू बॉल की स्पीड का पता लगाते हैं कि अच्छा ऐसे इतने की स्पीड से भाई विराट कोहली ने छक्का मारा है, तो ऐसे पता लगाते हैं। वैसे ही जो आपकी आजकल ट्रैफिक सिग्नल पे दूर से ही आपका जो व्हीकल का स्पीड होता है वो पता कर लेते हैं कि भाई ये व्हीकल इतने ओवर स्पीडिंग हो रही है, क्या हो रही है। तो ये किसके थ्रू होती है, इन्हीं रेस के थ्रू होती है, माइक्रोवेव जो होती है उनके थ्रू होती है। माइक्रोवेव अवन्स होते हैं, ये भी बहुत डोमेस्टिक यूज में घर में यूज होते हैं। इन तो ये जो अवन्स होते हैं ना आपके माइक्रोवेव अवन्स, इनको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ना कि जो फ्रीक्वेंसी हो आपके माइक्रोवेव की वो मैच कर जाए आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से, सो दैट क्या हो पाए, आपकी जो एनर्जी वेव की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आराम से ट्रांसफर हो जाए, जिससे क्या होगा, आपके फूड जिनमें वाटर कंटेनिंग होगा, जो वाटर कंटेनिंग आप फूड इसके अंदर रखेंगे उसकी बढ़ जाएगी आपके टेम्परेचर और फूड गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से माइक्रोवेव वर्क करता है। अब बात करते हैं आपके इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। तो जो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल्स। जो गर्म बॉडीज गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे इंफ्रारेड वेव्स का प्रोडक्शन होता है। ये अब देखिए ये क्या होता है, ये आपके हीट बॉडीज और मॉलिक्यूल्स से प्रोड्यूस होती है, इसलिए इंफ्रारेड वेव्स को क्या बोलते हैं, हीट वेव्स भी कहा जाता है। तो जो दिस बैंड लाइज एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, ये बैंड कहाँ होती है, एडजेसेंट टू लो फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी और लंबी वेवलेंथ। सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेडिली अवेलेबल होते हैं कि हम भाई इंफ्रारेड वेव्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NH3 हो गया, ये सब भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं आपके इंफ्रारेड रेज के कारण। ये इसीलिए होता है, आपको हीट वेव्स ये कहलाते हैं। अब ऑब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, इनकी थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाती है, मोशन बढ़ जाती है और ये हीटअप हो जाते हैं और आसपास भी हीटअप फैला देते हैं। तो इंफ्रारेड जो लैम्प्स होते हैं वो कहाँ, आपकी जो फिजिकल थेरेपी वगैरह होती है ना उसमें यूज होती है। फिर इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी जो अर्थ की कितनी गर्मी होगी, एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, ये सब इसी से होता है इंफ्रारेड वेव्स के कारण। मतलब आपको समझ आ रहा है ना ये क्या है, मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ बिकॉज बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। भाई देखिए कुछ नहीं है, इंफ्रारेड रेज जो होती है वो प्रोड्यूस होती है आपके हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल्स के कारण। हाँ ये समझ आ गया, इसलिए इसको हीट वेव्स कहा जाता है, ये भी समझ आ गया। इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो रेडिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं इंफ्रारेड रेज को। वो बोलते हैं कि हम इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब वो जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं ना, इनमें थर्मल मोशन बढ़ जाती है। ये भाई एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब ये क्या हो जाएगा, एकदम थरथराने लगते हैं। जब ये थरथराने लगते हैं ना तो आसपास की सराउंडिंग को भी हीट अप कर देते हैं, और आसपास की सराउंडिंग को जो हीट अप करते हैं ना, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे फिजिकल थेरेपी हो गया, आपका ग्रीन हाउस जो अर्थ वार्म हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ जा रहा है अर्थ का, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह इसी के कारण देखने को मिलता है। अब आपको समझ आ जाना चाहिए भाई। अब यहाँ पर इनकमिंग जो विजिबल लाइट होती है जो कि पास करती है रिलेटिवली इजीली थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और री रेडिएट कर देता है इंफ्रारेड के फॉर्म में, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन के फॉर्म में। ये जो रेडिएशन होती है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ट्रैप होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर होती है ना, ये होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस। तो क्या है, जब इनकमिंग जो विजिबल लाइट जो आपके अर्थ के पास आती है वो क्या होती है, रिलेटिवली ईजियर थ्रू द एटमॉस्फेयर, आराम से वो आ सकती है। ये क्या होती है, इनकमिंग विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अर्थ के सरफेस जो है ना वो अब्जॉर्ब कर लेता है और री रेडिएट कर देता है इंफ्रारेड दैट इज लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन के रूप में। और यही रेडिएशन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो ट्रैप कर लेती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर वगैरह ट्रैप करती है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहती है। जो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं वो अर्थ सैटेलाइट पे यूज होते हैं, मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं, और ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स भी देखने के लिए कि क्रॉप्स की कितनी ग्रोथ हुई है, ये भी इंफ्रारेड से ही हम कर सकते
सकते हैं पता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि आपके जो सेमीकंडक्टर लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं वो भी एमिट करते हैं इंफ्रारेड को, और ये वाइडली यूज होता है। आपके जो रिमोट स्विचेस होते हैं, जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो रिमोट वाला सिस्टम है वो कैसे चलता है, यही इंफ्रारेड के कारण चलता है। टीवी हो गया, वीडियो रिकॉर्डर्स हो गया, हाईफाई जो सिस्टम्स होते हैं ना ये भी उन्हीं के कारण, इसी इंफ्रारेड वेव्स के कारण चलता है। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना, मतलब आप जो डेली यूज में चीजें कर रहे हैं वो कैसे आपके इसका जो आप पढ़ रहे हैं अभी, बिल्कुल आपको तो पता ही नहीं भाई, रिमोट तो जादू हो रहा है, यहाँ से हम बटन दबा रहे हैं उधर चल जा रहा है, मगर चल क्या रहा है अंदर वो हम अभी जाने हैं, है ना। अब अगर विजिबल रे की बात की जाए तो ये एक नैरो रेंज में आपको विजिबल रे देखने को मिलेगा। बहुत से बहुत कम जो रेज होते हैं ना वो आपको दिखते हैं। यहाँ पर ये मोस्ट फेमिलियर होता है, मतलब ये मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हम इंसान जानते हैं। यहाँ पर आपका ह्यूमन आई इसको डिटेक्ट कर सकता है, यानी ह्यूमन आई आप इन विजिबल रेज को देख सकते हैं। ये क्या होते हैं 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक का इनका फ्रीक्वेंसी होती है, और जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है 700 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। ये विजिबल जो लाइट होती है वो एमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि आप जो है वो चीज़ों को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि चीज़ें जो है, आपकी चेयर है, टेबल है, वो ना आपकी तरफ लाइट को एमिट करती हैं, और वो जो एमिट करती हैं, वो जो रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होती है वो ही बेसिकली यहाँ पर आपको दुनिया दिखा रही है। हमारी जो आंखें हैं वो सेंसिटिव है इन्हीं रेंज ऑफ वेवलेंथ को देखने के लिए, यानी हमारी आंखें बस इन्हीं को देख पाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ को देख सकते हैं। जैसे आप जो है वो 700 से 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ को ही देख सकते हैं, लेकिन जो स्नेक्स वगैरह होते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स को भी देख सकते हैं, ये वाले वेव्स को भी देख सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो उनके लिए अलग है, आई का जो ह्यूमन आई के लिए अलग है, आप कितना तक देख सकते हैं, एनिमल्स के लिए अलग होते हैं। और यहाँ विजिबल जो रेंज होते हैं वो इंसेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं, कुछ तो अल्ट्रा वायलेट रेज को भी देख सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं। अब यहाँ पर विजिबल रे आपको कब दिखता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर लेवल पे, तब आपको विजिबल रे देखने को मिलती है ना। बात करते हैं आपके यूवी रेज की, एंड देन हम बात करेंगे एक्स रेज की, एंड लास्ट इज योर गामा रेज, और बस भाई आपका चैप्टर खत्म है। तो यूवी रेज क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ इतने 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ ये होती है। जो यूवी रेज होती है ना, ये कुछ स्पेशल लैम्प्स हो गया कि या फिर जो वेरी हॉट बॉडीज होती है ना उनमें से रेडिएट करती है। यहाँ पर जो सन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी है, क्योंकि सन से ही मोस्टली यूवी रेज निकलती है। तभी तो लड़कियां भाई सनस्क्रीन लगा के चलती है, भाई लड़कियां ही नहीं लड़कों को भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है अपनी स्किन की केयर करना, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। तो हमारी अर्थ के ऊपर एक ओजोन की लेयर होती है, तो सन जो है वो यूवी रे तो निकालता है, लेकिन ओजोन लेयर जो होती है वो यूवी रे को अब्सॉर्ब कर लेती है, हम तक नहीं पहुंचने देती है। अब क्या हो रहा है, ये यूवी रे की बेसिकली क्या होती है ना, बहुत हार्मफुल इफेक्ट होती है ह्यूमंस पे, कैंसरस होते हैं ये टैनिंग, आपकी जो स्किन पे टैनिंग हो जाती है जब आप यूवी रे में सूरज में ज्यादा देर तक रहेंगे ना, तो यहाँ पर मेलेनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, दैट इज अ केमिकल जो कि आपके स्किन के अंदर होती है, एंड मेलेनिन की जो प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो आपका स्किन काला हो जाता है, टैनिंग होने लगती है। और यहाँ पर यूवी रे जो होती है ना वो अब्सॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लास, इसीलिए यहाँ पर वन कैन नॉट गेट टैंड या सन बर्न नहीं होती है। जब आप ग्लास विंडो रहता है ना, तो जब ग्लास विंडो के अगर सामने आप खड़े हैं तो अगर सन रेज आप पे पड़ भी रही है ना तो आपको टैनिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन अगर आप सीधा सन के नीचे खड़े हैं वो भी 2-3 बजे की धूप में, तो आपको टैनिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि यूवी रेज जो होती है वो टैनिंग ऐसे प्रोडक्शन कराती है मेलेनिन की आपके स्किन के अंदर, जिससे आप काले हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सन जो है वो यूवी रेज को एमिट करता है, ओजोन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, आप तक नहीं पहुंचने देता, लेकिन क्योंकि आजकल ओजोन डिप्लीशन हो रहा है तो ओजोन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो वही कैंसर वगैरह बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डर्स कौन होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कुछ आयरन को ऐसे ऐसे चिंगारियां निकलती हैं, आपको मैं यहाँ फोटो डाल दूंगी, तो वो क्या होते हैं, कुछ स्पेशल ग्लासेस गॉगल्स अपने फेस पे या फेस मास्क वगैरह पहनते हैं ताकि आंखों में कुछ ना जा पाए। क्यों, ताकि ये जो ग्लास विंडो होती है ना उनकी आंखों को बचाती है। जो लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोड्यूस होती है ना जब वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग के वक्त जो यूवी रेज प्रोड्यूस होती है ना उनसे इनकी आंखों को बचाते हैं। ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ, जो यूवी रेडिएशन होती है, यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए इसको वेरी स्मॉल नैरो बीम्स ऑफ हाई प्रिसीजन से आप इसको फोकस करा सकते हैं। जैसे लेसिक, जो आपकी लेसिक आई सर्जरीज वगैरह होती है वो कैसे होती है, इन्हीं यूवीज के थ्रू होती है। तो इनकी छोटी छोटी वेवलेंथ होती है, तो इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके किसी एक डायरेक्शन में अगर हम ले जाएंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी आई सर्जरीज वगैरह की जाती है। यहाँ यूवी लैम्प्स का यूज होता है, किस लिए, ताकि आपके किल कर सके वाटर प्यूरिफायर्स में अगर जर्म्स है ना तो यूवी लैम्प्स के थ्रू वो किल किए जाते हैं। अब लेसिक का बस ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट इज लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमाइनोसिस। ओके, तो ये है आई सर्जरी लेसिक का फुल फॉर्म, ये लिख देंगे तो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे भाई। फिर ओजोन लेयर जो आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन
कार्बन्स होते हैं, CFCs होते हैं, जैसे कि फ्रियॉन्स होते हैं, ये क्या है ना, ये इंटरनेशनल कंसर्न है, बिकॉज ये जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि जो ACs फ्रिजेस से निकलते हैं ना, ये जाके ओजोन लेयर में होल कर देते हैं। ऐसा समझ लीजिए छतरी है एक ओजोन लेयर, वो छाता है जो छाता आपको प्रोटेक्ट करे, और अगर कोई छाते में ही होल कर दिया तो, और ये होल कौन कर रहा है, CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो होल कर दे रहे हैं, तो फिर तो UV रेज आप पे पड़ेंगे, और UV रेज इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। अब बात करते हैं आपके एक्स रेज की। एक्स रेज जो होते हैं ना, बियॉन्ड द यूवी रीजन के बाद जो होते हैं ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ये लाई करता है आपके एक्स रे वाले रीजन में। आपने एक्स रे बहुत जगह सुना भी होगा, कहाँ पर, मेडिकल एप्लीकेशन में, एक्सरे करा के आ जाओ भाई, पैर टूट गया, एक्सरे करवाया है, ऐसे होता है ना। इसमें कितने एक वेवलेंथ होती है, 10⁻⁸ मीटर, दैट इज 10 नैनोमीटर, टू कितना 10⁻³ मीटर, यानी कि 10⁻⁴ नैनोमीटर तक की होती है इसकी वेवलेंथ। यहाँ पर क्या होती है, कॉमन वे एक्सरेज जनरेट करने के लिए क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं, मान लीजिए ये है किसी का हाथ टूट गया, तो क्या करते हैं ना, इस हाथ पे क्या करेंगे हम लोग, बम्बार्ड करेंगे मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे ऐसे करेंगे तो स्किन के तो आर पार चला जाएगा वो, लेकिन जो बोन्स होती है उनके आर पार नहीं जाता है, तो बोन्स का एक फिगर बन के आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे अगर कैंसर वगैरह के भी ट्रीटमेंट में ये यूज होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे एक्सरेज को जनरेट किया जाता है, जब बॉम्बार्ड किया जाता है मेटल टारगेट को, कैसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स से, तब होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सरेज होती है ना, इनमें इतनी ताकत होती है कि ये लिविंग टिश्यू को डैमेज या डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। इसीलिए अननेसेसरी, मन कर रहा है चलो भाई एक्सरे करा आते हैं, मन कर रहा है चलो भाई आज पैर का एक्सरे करा लेता हूँ, मन कर रहा है हाथ का करा लेता हूँ, मन करता है मुंह का करा लेता हूँ, ऐसे नहीं भाई, जितना कम हो सके उतना एक्सरे कराना होता है, बिकॉज एक्सरे इतना हार्मफुल होता है कि अगर आप रोज रोज एक्सरे कराएगा ना, तो एक दिन कैंसर हो जाएगा, ऐसा एक्सरे खराब होता है, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू ऑर्गेनिज्म को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जो गामा रेज होती है ना, वो अपर फ्रीक्वेंसी रेज ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है ना, वो वहां पर आपको गामा रेज देखने को मिलेगी। इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर टू लेस देन 10⁻⁻14 मीटर तक की होती है। दिस हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन होती है, ये प्रोड्यूस होती है कैसे, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह जब फटते हैं ना, तब ये होते हैं, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के कारण ये गामा रेज ये एमिट होते हैं। ये न्यूक्लियाई चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ पर आई बटन पर लिंक भी दे दूंगी, वहां आप देख सकते हैं। ये कहाँ और यूज होते हैं, यहाँ कैंसरस सेल को, कैंसर थेरेपी में भी आपके गामा रेज ही यूज होते हैं। तो टेबल 8.1 में समराइज करके यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपको दे रखा है, कैसे उनका प्रोडक्शन डिटेक्शन वगैरह होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, यही यहाँ पर गिवन है। अगर आप चाहें तो ये भी चाहें कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और मैंने NCERT की ये रीडिंग डलवा दी है, बिकॉज ये सारा थ्योरी पार्ट है, आपको बस याद करना है। तो बस आपका हो गया भाई चैप्टर खत्म। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।